मैं एक बाँझ औरत थी। मेरी देवरानी की शादी होते ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तो मुझे अपनी देवरानी से जलन महसूस होने लगी थी। अब तो मेरी सास हर वक्त मुझे बच्चे के लिए ताना देती रहती थी और कहती थी कि बहुत जल्दी तुझे तलाक दिलवा दूंगी। मैं तो बहुत डर गई थी, मगर उस वक्त हैरान हो गई जब उसी रात मेरी देवरानी मेरे पैर पर गिरकर कहने लगी कि देख लेना, जिस दिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन ये लोग धक्के मारकर मुझे इस घर से। मेरी देवरानी कहती कि मुझे माफ़ कर दो दीदी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मुझसे ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त आया, मेरी देवरानी मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और चुपके से बोली कि इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम एक बाँझ औरत हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और फ़ौरन बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए बच्चे के चेहरे से कपड़े हटाए तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा नहीं। ज़िंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, न जाने मेरी ज़िंदगी में इतने इम्तिहान क्यों आए। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल में राज करूँगी। ये भी मैं मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हर देखने वाले मुझे देखते ही रह जाते थे। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गई थी। मुझे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के पहले दिन ही चल गया था, जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई ताकि अपना और अपने पति का नाश्ता बना सकूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे न होने पर मेरी ननद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब नाश्ता बनाकर अपने कमरे में आई तो उसने मेरा सारा सामान इधर उधर किया हुआ था। मैं हैरान रह गई और बोली कि अंजलि, ये क्या कर रही हो। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। वो जलकर बोली कि भाभी, वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसे लगा लगा कर आप इतनी सफ़ेद हो गई हैं। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली कि अंजलि, ये तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। कमरे की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत है। ये क्या बचपना है। मुझे कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ऐसा ही है। अंजलि मुझे घूर कर वहाँ से चली गई। जब मेरे पति विवेक कमरे में आए तो मैं उनको बहन की शिकायत की तो वो बोले, ये सब बातें मत सोचो और जाने दो। मेरी बहन बहुत ज़िद्दी है, उसके मन में जो आता है वो वही करती है। और विवेक कहने लगे कि यह एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ, अगर तुमको इस घर में रहना है तो भूल कर भी मेरी बहन से बदतमीजी मत करना। मेरे पति की बातों ने मेरे पैर बांध दिए थे। दूसरे दिन मेरी ननद आई और मेरे सभी काले सूट ले लिए और कहने लगी कि भाभी, इस घर में ऐसे रंग आप नहीं पहन सकती। मैं तो हैरान रह गई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है। वो बोली कि आप काले रंग के कपड़े में बहुत खूबसूरत लगती हैं, आपके सामने मेरा रंग शाही लगता है। मैं उस लड़की की बातों से परेशान हो गई थी। न जाने वो मेरे साथ अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने अंजलि की शिकायत फिर से अपने पति से की तो पति बहुत आराम से बोल दिए कि जैसा अंजलि कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में ये सब सवाल पैदा हो रहे थे कि मेरी शादी आपसे हुई है क्यों, आपकी अंजलि से। मेरे ये सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही शादी के 2 महीने यूं ही बीत गए। 2 महीनों में मेरे पति ने कभी खुलकर मुझसे बात नहीं की थी। वह मुझे एक नौकरानी समझते थे। अपने कामों का हुक्म देते हुए कहते कि लो, मैं चुपचाप उनका काम कर दिया करती थी। मैं सोचती थी कि यार, शादी ऐसी ही होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं और काम भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो अजनबी की तरह रहते हैं। 2 महीने के बाद मेरी ज़िंदगी ने मेरे सर पर एक और परेशानी उठा लिया। मेरी सास मुझसे पूछने लगी, बहू, कोई खुशखबरी है कि नहीं। इसी पर बोली कि नहीं माँ जी, अभी कोई खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी की इतनी जल्दी ज़रूरी भी क्या है। मेरी बात पर मेरी सास हंसकर बोली, तो लो, तुमने भी खूब कहा है। तुम्हें पता है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी, और एक तुम हो कि 2 महीने बिताने के बाद भी एक सूखे पेड़ की तरह हो। मेरी सास की बात ने मेरे दिल को दुखा दिया था। क्या ये सही बात है। उनको भगवान से डर नहीं लगता। और मैंने सर झटक दिया था। मेरी सास और नंदे उठते बैठते मुझे ताना देते थे। यूं ही वक्त मेरे हाथों से रेल की तरह निकलता जा रहा था। 1 साल हो गए, लेकिन मैं अपने पति को ये खुशखबरी नहीं दे सकी। सच तो ये है कि मेरे पति ने कभी बच्चे के बारे में बात ही नहीं की थी।
ऐसा लग रहा था कि मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं बच्चा दे सकी तो ठीक है, अगर ना दे सकी तो मेरी सास इसका हाल पहले से निकाल रखी है। वो कहने लगी कि मुझे कुछ ही दिनों झेलना है, उसके बाद तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने एक रात रोते हुए अपने पति से अपनी सास की शिकायत की तलाक दिलवाने के बारे में, तो विवेक कहने लगे कि मैं अपनी माँ के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त की थी, बस इतना ही करना था, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत व्यस्त रहने लगी थी। वो मेरे देवर स्थान के लिए रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी। हालातों में भी वो मुझे अपने तानों की बरसात किया करती थी। वो कहती थी कि मैं अपने सान बेटे के लिए प्रिया जैसी बाँझ न मिल जाए। मैं ये बात सुनकर सोचती हूँ कि मैं सच में बाँझ हूँ। मैं अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मेरी खुशी दे दे। मैं अपने पति विवेक से बोली कि मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलो। विवेक कहने लगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं। मैंने सुना है कि बाँझ औरत जितना चाहे मर्जी इलाज करवा ले, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे इन सब बातों ने दिमागी तौर पे बीमार कर दिया था। इसी बीच मेरी सास ने मेरे देवर स्थान के लिए लड़की ढूंढ ली थी। मैंने सोचा क्या पता मेरी देवरानी के आने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसलिए मैंने शादी की तैयारियों में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिया। एक दिन मालनी हमारे देवरानी बनकर हमारे घर आ ही गई। मैं बहुत खुश हुई कि चलो हम दोनों में खूब दोस्ती हो जाएगी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मालनी बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपने कामों से काम रखती थी, किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं ही उसका दिल जीतने की कोशिश किया करती थी। मालनी कोई ख़ास बात नहीं करती थी, वो अपनी जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननद अंजलि भी उसके साथ अच्छे से पेश आती थी। मोहिनी किसी तरह का रोक टोक नहीं करती थी। आप ये ना पहने, वो ना पहने। मालनी की शादी के 4 हफ्ते ही हुए थे कि मालनी का जी मचलने लगा था। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था कि कहीं मालनी प्रेग्नेंट ना हो। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब कर दी जाएगी। एक दिन मालनी को चक्कर आ गया और वो गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर मेरे ऊपर बिजली बनकर गिर गई। अब मेरी सास को तो एक बहाना मिल गया था। वो उठते बैठते मुझे बाँझपन का ताना दिया करती थी। ऐसा ही नहीं, मेरी जवान ननद भी मुझे ताने देने में पीछे नहीं रहती थी। मुझे तो इस बात से हैरान होती थी कि उसे डर भी नहीं लगता कि मेरे बड़े ही मेरे आगे ना जाए। मैं रात को अपने कमरे में चली गई और मेरा दिल अंदर से बहुत रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। ये पहली बार हुआ था, इससे पहले वो मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठ के बैठ गई। क्या बात है मालनी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो रोते हुए बोली कि क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? मैंने इस बात पर सर हिला दिया और बोली कि क्यों नहीं कह सकती। वो बोली कि इस घर में जब से पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं इसका कसूरवार अपने आप को मानती हूँ। मैं बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे तो भगवान का वरदान है। वो जिसे चाहे दे सकते हैं, जिसे चाहे ना दे सकते हैं। इसमें तुम्हारी क्या कसूर? तुम अपने आप को दोषी मत समझो। उसने इधर उधर देखा और बोली कि दीदी मैं आपसे एक बात कहूँ, ये लोग जो मेरी माँ होने पर खुश हो रहे हैं, जिस दिन मैं ये बच्चा इनको दूंगी, ये लोग मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक देंगे, जैसे कि आप बोल रहे हैं। मैं इस बात से परेशान हो गई कि भगवान तुम पर ऐसे दिन कभी ना आने दे। वो मेरी बात पर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। उतने में विवेक कमरे में आए। वो बहुत बेचैन लग रहे थे, कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। इससे पहले विवेक को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं आगे बढ़कर बोलती कि क्या बात है विवेक, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर थोड़ी सी उन्हें हिम्मत मिली। वो बोले, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछनी थी। शान की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली कि बातें करने आई थी। वो झट से मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि क्या कह रही थी? मैं बोली कुछ नहीं, बस हंसी मजाक कर रहे थे। एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी, उस समय हमारे घर में मालनी की बहन आई हुई थी। झाड़ू लगाते लगाते मैं हॉल के एक कोने में पहुंची तो मेरी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। तो मुझे देखकर बहुत हैरत हुई। फ़ोटो के पीछे एक दरवाज़ा था।
अभी घर में सब सो ही रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से उस खुफिया दरवाजे के अंदर चली गई। उसके कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। हमारी नज़र उस अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी में बस एक ही फाइल रखी हुई थी। मैंने वो फाइल निकाली और बाहर ले गई। मैं वो पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो फाइल छुपाकर बाहर ले जा रही थी कि मालिनी की बहन ने मुझे देख लिया और कहने लगी कि ये कौन सी फाइल आप छुपा रही हैं, दिखाइए, मैं देखती हूँ। मालिनी की बहन फाइल लेकर पढ़ने लगी। तभी उसने जो मुझे बताया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें ये लिखी थी कि मेरे पति विवेक कभी बाप नहीं बन सकते, और सभी को ये बात जानते हुए भी वो लोग मुझे बाँझ कह रहे थे। असल में बाँझ तो मेरे पति थे। पति की रिपोर्ट के नीचे शान की भी रिपोर्ट थी, वो भी बाप नहीं बन सकता था। फिर मालिनी ने प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों किया? शायद मेरी हंसी बनने के लिए। तभी मालिनी अंदर से आई और बोली कि नहीं दीदी, मैं आपका मजाक बनाने के लिए नाटक नहीं कर रही थी, मैं इन लोगों का सच सामने लाना चाहती थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास को लगा कि शायद कोई करिश्मा हो गया है, मेरे बेटे के ऊपर बाँझ का साया हट गया है। सच तो ये है कि मैं प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं। तभी सभी लोग ने सुन लिया और मेरी सास मेरे सामने आई और मुझे पर हाथ उठाने लगी। मैं भी इस बार चुप नहीं रही। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि बस माँ जी, आप अपनी बेटी की कमी को छुपा रही हैं और हमें बाँझ बनाना चाहती हैं। सच तो ये है कि आपका बेटा बाँझ है। मैं विवेक को बोली कि आपने भी हमें बहुत धोखा दिया है, अब और नहीं, आप मुझे तलाक दे दो। और मैं और मालिनी मिलकर पुलिस को बुलाई और सबको जेल भेज दी। इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया था। मैं भी अपने घर चली आई और एक काम करने लगी। अब शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगा था। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करें, ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।